हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस। देखिए, आप लोग देख रहे हैं स्कोर मोर। जैसा कि मैंने बताया था 16 जून को एक वीडियो बना के कि गवर्नमेंट ने प्रपोज कर दिया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को फाइनली डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को गुड बाय बोलने का टाइम फाइनली आ चुका है और आज से, जी हाँ, आज 1 अक्टूबर से 7 नई एंटिटीज़ का गठन हो चुका है और जितने भी लगभग 70,000 एम्प्लॉयज़ थे जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के, उन सबको इन सातों यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब आप ये पूछेंगे कि उन सातों यूनिट का नाम क्या है, उनका लोगो क्या है, तो ये सब मैं आपको भी बताने वाला हूँ। और इनमें नई भर्तियाँ जो आएंगी, यो कैसे कैसे आएंगे, टॉप ऑफिशियल्स की भर्ती कैसे हुई है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा, स्किप करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। तो फाइनली जो आपको ये लोगो दिखता था इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, ये अब नहीं दिखने वाला है, क्योंकि अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ख़त्म हो गया है इसे फाइनली। ठीक है, अब इसमें 7 नई कंपनियां आ गई। और मैं कहाँ से बता रहा हूँ, देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स जो है आपका, उसका अखबार से बता रहा हूँ। आज 6:34 सुबह का ये न्यूज़ है, उसको मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। ठीक है, और हिंदुस्तान टाइम्स के लिए भी मैं बता दूं कि मैंने आपका पोस्ट लिया है, इसके लिए आप प्लीज़ इसको रिपोर्ट वगैरह तो करना नहीं। देखिए, इसमें बताया गया है कि देयर हैड बीन अ लॉन्ग पेंडिंग प्रपोजल टू रीस्ट्रक्चर ओवर 200 ईयर्स ओल्ड डिफेंस मिनिस्ट्री एंटिटीज। कहा गया है कि 200 साल पुरानी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड चल रही थी, इसमें 41 फैक्ट्रियाँ थी, इन सबको क्या किया गया, डिसॉल्व कर दिया गया और इनको अब 7 न्यू एंटिटीज़ में बांट दिया गया है। अब इसमें जो एम्प्लॉयज़ पहले से काम करते थे, उनका क्या वर्किंग कंडीशन होगा, इन सब के बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि सरकार को चाहिए था फ़ायदा किसी भी तरह से कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हम चला रहे हैं तो हमें फ़ायदा हो, लेकिन फ़ायदा हो नहीं रहा था। अब सरकार ने सोचा कि इसको यदि हम ये कर देते हैं, मतलब अलग अलग एंटिटीज़ में बांट देते हैं, तो उन पे अकाउंटेबिलिटी आएगी, उन पे इफ़िशिएंसी अच्छे करने की मतलब एक आ जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको सब कुछ अच्छा करके देना ही है, तब वो लोग इस पे काम करेंगे। देखिए, इसमें कहा गया है, आज ही राजनाथ सिंह ने भी कहा कि जो भी एम्प्लॉयज़ इसमें काम करते थे उनके काम पे कोई असर नहीं आएगा। उनको जिस तरह से भर्ती किया गया था, जो उस समय सुविधाएं थी, वो सारी मिलती रहेंगी। जो लोग पेंशन स्कीम के अंदर आते हैं उनको पेंशन भी मिलेगा, जो लोग 2004 के बाद भर्ती हुए उनको नेशनल पेंशन स्कीम के तहत रखा जाएगा। मतलब सब कुछ उन लोगों का तो भविष्य बना हुआ है। लेकिन आगे क्या होगा, तो देखिए, आप पहले बता दूं कि 7 नई कंपनियां कौन कौन सी बनी हैं। तो आपको यहाँ पर नाम दिख रहा होगा। पहला नाम है हमारा मिनेसन इंडिया लिमिटेड, दूसरा बना आपका आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, तीसरा आपका एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, चौथा है ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड, पांचवा है यंत्र इंडिया लिमिटेड, छठा है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और सातवां आपका बना है गिल्डर्स इंडिया लिमिटेड। तो इस तरह से 7 कंपनियों के नाम आपको पता चल गए होंगे। इन सब में मिलाकर 4100 फैक्ट्रियों को अलग अलग दे दिया जाएगा। जो फैक्ट्रियाँ जो चीज़ बनाती होंगी उसको उस तरह के एंटिटीज में डाल दिया जाएगा और सारे एम्प्लॉयज को उसी तरह से डिसॉल्व कर दिया जाएगा। और फाइनली कहा गया है वर्किंग कंडीशन के बारे में आपको बता दूं कि जो लोग पहले से इसमें काम कर रहे हैं, सर्विस कंडीशन ऑफ एम्प्लॉई, उन लोगों को भी काफ़ी टेंशन हो रही है। वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं आपसे बार बार गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अच्छे से शेयर कर देना, लाइक जरूर करना यदि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आए, और उन एम्प्लॉयज़ तक पहुंचा देना जो लोग अभी उसमें काम कर रहे हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में, ताकि उन लोगों को संतुष्टि मिल सके कि उन पर कोई गाज नहीं गिरने वाला। क्योंकि वो लोग कई दिनों से धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं कि नहीं, इसको रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करना चाहिए, इसको प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए, कारपोरेशन नहीं करना चाहिए। तो भैया, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दिक्कत यही है कि आपको अब काम करना पड़ेगा, जितना वो लोग काम देंगे उतना करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग सर्विस कंडीशन ऑफ एम्प्लॉय क्या है। देखिए, कहा गया है कि ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ OFB ग्रुप ए हो, बी हो, सी हो, सबके लिए मैं बता रहा हूँ, बिलोंगिंग टू द प्रोडक्शन यूनिट्स एंड ऑल्सो द आइडेंटिफाइड नॉन प्रोडक्शन यूनिट्स। कई लोग क्लर्कियल जॉब करते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, कई लोग प्रोडक्शन देते हैं, तो इन सबके लिए मैं कह रहा हूँ, आर टू बी ट्रांसफर्ड मैसेज टू द न्यू DPSU ऑन फ्रॉम्स ऑफ फॉरेन सर्विस। देखिए, फॉरेन सर्विस में जिस टर्म से लाया जाता है, मतलब विदेशी सेवा कह सकते हैं, उस तरह से जितने एम्प्लॉयज हैं सबको लाया जाएगा 2 साल के डेपुटेशन पीरियड पे। समझते रहिएगा, 2 साल का क्या होगा आपका डेपुटेशन पीरियड। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years द अपॉइंटमेंट डेट, जिस दिन से उसको अपॉइंट किया जाएगा उसके 2 साल का डेपुटेशन पीरियड होगा। आप पूछेंगे डेपुटेशन पीरियड किस लिए होगा, तो डेपुटेशन पीरियड में जो DPSU हैं ये वो देखेंगे कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं।
आप जिस वजह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से काम कर रहे हैं, सब चीज़ को देखा जाएगा, परखा जाएगा, और तब जाके आपको डिसाइड किया जाएगा आप इस फैक्ट्री से लंबे समय तक रह सकते हैं कि नहीं। तब जाके आपको उसमें परमानेंट किया जाएगा, अन्यथा आपको गोल्डन हैंडशेक स्कीम दे के रिटायर्ड कर दिया जाएगा। बात समझते रहिएगा। यदि आप प्रोडक्शन देने लायक नहीं रहेंगे और प्रोडक्शन यूनिट में काम कर रहे हैं तो आपको डीपीएसयू रखने लायक नहीं मानेगी और आपको रिटायर करेगी। किस आधार पर रिटायर करेगी? तो 2 साल आपको पहले परखा जाएगा, देखा जाएगा, फिर जाके आपको रिटायर कर दिया जाएगा। क्या क्या है? इट सेड ईच ऑफ द न्यू डीपीएसयू इज रिक्वायर्ड टू फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशंस। इन लोगों को, जितने डीपीएसयू सातों बने हैं, इनको अपने रूल्स रेगुलेशन सेट करने हैं। किसके लिए? तो जितने अब्जॉर्ब्ड एम्प्लॉयज है, अब्जॉर्ब्ड एम्प्लॉय मतलब जो 70,000 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एम्प्लॉयज हैं, जिनको उठा के आप 7 एंटिटीज में बांट के और काम कराओगे, इन सबको अब्जॉर्ब्ड एम्प्लॉय कहा जा रहा है। एंड सीक एन ऑप्शन फॉर परमानेंट एब्जॉर्प्शन, इन सबको परमानेंट एब्जॉर्ब करने के लिए फ्रॉम द एम्प्लॉयज ऑन डिम डेपुटेशन टू रिस्पेक्टिव डीपीएसयू विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years। ये लोग 2 साल में एक नियम कायदा बना लेंगे। उसके बाद ये लोग उसमें जांच परख भी लेंगे कि कौन से एम्प्लॉय इसमें रहने लायक हैं, किसको रिटायर्ड किया जाएगा। ठीक है, इस बात को दिल पर न लीजिएगा कि हमको रिटायर कर दिया जाएगा, हम लोग काम नहीं करते हैं। कई लोग हमें गालियां देते हैं कि आप ही जानते हैं कि हम लोग काम नहीं करते हैं। अरे भैया, आप क्या काम करते हैं आप खुद से सोच के देखिएगा, और कंपनी को जरूरत कितनी होगी ये देखिएगा। अब यहाँ पे देखा जाएगा कौन कितना ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। बहुत सारे इसमें फ़ायदे हैं। अभी सब बातें गलत वे में मत लीजिए। आप लोग को सरकारी नौकरी नहीं होगी, कारपोरेशन हो जाएगा, ये सोचने समझने की बात है खुद से कि इसमें पैसा आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला। अभी देखिए, DFCCIL एग्जाम ले रहा था, कितने लोग एग्जाम दिए? क्यों दिए भाई? आप रेलवे में क्यों नहीं जा रहे हैं? DFCCIL का एग्जाम क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि इसमें रेलवे के जो टेक्नीशियंस हैं उनसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है जूनियर एग्जीक्यूटिव को, और लोग उसमें काम करेंगे और करके पैसा उठाएंगे, उसमें उनको इंसेंटिव भी मिलेगा। लेकिन आप रेलवे में काम कीजिए, आपको इंसेंटिव नाम का कोई चीज़ नहीं मिलता है। बहुत बड़ा काम कीजिएगा तो 2,000 4,000 आपका वो पुरस्कार मिल जाएगा, लेकिन इसमें जितना बढ़िया काम कीजिएगा उतना आपको पैसा मिलेगा। और भी कहा गया, द सर्विस कंडीशन ऑफ द अब्जॉर्ब्ड एम्प्लॉयज वुड नॉट बी इन्फीरियर टू द एग्जिस्टिंग वंस। मतलब जिस तरह से आपको जो सुविधाएं पहले मिलती थी उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी, अभी भी उससे इन्फीरियर नहीं होगा, मतलब उससे खराब नहीं होगा, उससे अच्छा ही होगा। ये ध्यान रखिएगा, जिस कंडीशन में आप लोग अभी काम कर रहे हैं उससे अच्छे कंडीशन में आपको काम करने का मौका दिया जाएगा। तो इसलिए कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, जब कारपोरेशन आ जाएगा तो हमें ये नहीं मिलेगा, ये सुविधाएं हट जाएगी। नहीं, आपसे कोई सुविधाएं छीनी नहीं जाएंगी, इस बात पे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे मैं बता दूं और क्या कहा गया है। इट सेड द पेंशन लायबिलिटीज ऑफ द रिटायर्ड एंड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज विल कंटिन्यू टू बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्ट्री बजट। देखिए, अब इस चीज को मैं आपको समझा दूं, मैं आपको कि जितने एम्प्लॉयज को रिटायर्ड होने के बाद पेंशन मिल रहा था उनको एज इट इज पेंशन मिलता रहेगा। जो एम्प्लॉयज अभी वर्क कर रहे हैं उनको जिस तरह से पैसा मिलता है उसमें थोड़ा सा फेरबदल होगा उनके पेमेंट में, ठीक है, लेकिन उनको जो सुविधाएं मिलती थी वो सुविधाएं मिलती रहेंगी। आगे देखिए, फॉर द एम्प्लॉयज रिक्रूट्स आफ्टर जनवरी 1, 2004, जो लोग 1 जनवरी 2004 के बाद रिक्रूट हुए हैं उनका पेंशन नहीं दिया जाएगा। तो उनको क्या मिलेगा भाई? द नेशनल पेंशन स्कीम एप्लीकेबल ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे नेशनल पेंशन स्कीम अब लगाया गया है 2004 के बाद वाले ज्वाइनिंग पे, वही उनके साथ किया जाएगा। उनसे अलग से कोई व्यवहार उनके साथ नहीं किया जाएगा। मतलब जो होते आ रहा है वही होगा डीपीएसयू आने के बाद भी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आप लोग इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त होंगे कि जो एम्प्लॉयज में काम कर रहे हैं उनका कंडीशन और भी अच्छा होने वाला है। ठीक है, उससे बदतर नहीं होगा। साथ साथ अच्छे इसमें फायदे भी मिलेंगे, आप लोगों के जो पेमेंट्स हैं वो भी अच्छे मिलेंगे। नई भर्तियां भी आएंगी, क्योंकि जब न्यू डीपीएसयू आ गई हैं तो ये लोग 2 साल के अंदर अंदर अच्छी खासी भर्ती करने वाले हैं। अप्रोक्स 50,000 तो मान के चलिए, 50,000 भर्ती ये लोग अगले 2 साल के अंदर अंदर लाएंगे। क्यों लाएंगे? क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज को ये लोग 2 साल के अंदर रिटायर करेंगे, कुछ लोग खुद से रिटायर हो जाएंगे और तब जाके नई भर्तियां आएंगी। तो आप लोग रेडी रहिए। और साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जो अप्रेंटिस का केस चल रहा है उसके बारे में उसका नया डेट आ चुका है, वो मैं एक अगले वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। वो आ चुका है, लेकिन उसको कंफर्म करके मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई भी गलत न्यूज़ मिल सके,
तो मैं पूरी तरह से जब तक आइडेंटिफाई नहीं कर लेता तब तक कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि कई बात हमको सुनना पड़ जाता है आप ही लोगों से। आप ही लोग कई बार डांटते हैं, सिखाते हैं, सब कुछ ऑब्जर्व करता हूँ मैं, सीखता भी हूँ आप लोगों से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक बेहतर से बेहतर कंटेंट देता रहूँ, और साथ साथ एकदम क्वालिटी वाला, ऐसा नहीं कि बस जैसे तैसे उठा के दे दूँ, गलत जानकारी दे दूँ। गलत जानकारी तो मैं कभी देना चाहता ही नहीं। यदि कभी गलती हो जाए तो आप लोग हमें माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगला डेट जो है मैं अगले वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसके लिए आपको इस चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जितनी भी न्यूज़ होंगी वो सब मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।